पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग त्यानलेन दान की मदद से अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके उन सारे के सारे लोगों को सबक सिखा सके जिनसे मू वान अभी फाइट कर रही है। क्योंकि जब तक यहाँ पर वांग कल्टीवेशन कर रहा है तब तक कि उसे प्रोटेक्ट करने का काम मू वान का था, लेकिन मू वान इतने सारे लोगों को अकेले नहीं संभाल पा रही होती है। इसलिए वांग अपना ब्रेक थ्रू करते हुए वहां पर खड़े जितने भी लोग होते हैं उन सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर वांग के पास इतनी सारी पावर अचानक से कैसे आ गई। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग मू वान के साथ उन सारे लोगों के पीछे पड़ा होता है जिन्होंने भी मू वान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, और वो सभी को एक एक करके मारे जा रहा होता है। और जैसे वो उनकी जान लेता है, उनकी जो सोल होती है उसे अपने पावर के साथ एक चेन की तरह बांध लेता है ताकि सारे लोगों को ये दिखा सके कि मैं कितने सारे पावरफुल कल्टीवेटर को मारते हुए आ रहा हूँ। जिसके बाद वो उस एल्डर के पीछे पड़ जाता है जिसने अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए मू वान के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया था। तब वांग को अपने पीछे देखकर वो एल्डर भी घबरा चुका था कि बस एक एल्केमी फर्नेस की वजह से मैंने कौन सी बड़ी मुसीबत ले ली। मुझे तो नहीं लगता कि आज ये वांग मुझे छोड़ने वाला है। जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा अटैक उस एल्डर के ऊपर करता है कि वो एल्डर भी वहीं पे खत्म हो जाता है। और जैसे वो एल्डर वहां पे मारा जाता है, वांग उसकी भी सोल को अपनी पावर की मदद से पीछे ही लगा लेता है जैसे कि वो उसकी एक ट्रॉफी हो, और उसके पीछे जितने भी लोगों को उसने मारा है उन सभी की सोल ट्रॉफी की तरह उसके साथ चल रही होती है। तो वहीं एक एल्डर पहाड़ों के बीच में जाकर छुप गया होता है, जहाँ वो खुद में कह रहा था सबसे अच्छी जगह तो मुझे यही लग रही है उस वांग से बचने के लिए, क्योंकि जब तक मैं अपने सेक्ट वालों को यहाँ पर नहीं बुला लेता तब तक कि मुझे यहीं पर छुप कर बैठना होगा, वरना अगर वांग को पता चला कि मैं यहाँ पर छुप के बैठा हूँ तो वो जरूर यहाँ पर आकर मेरी जान ले लेगा। लेकिन तभी वहां पर वांग आ जाता है जो उसे देख लेता है और अपनी रेड लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा अटैक उसके ऊपर करता है कि वो एल्डर भी वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद वांग उसकी भी सोल को नहीं छोड़ता और सोल को भी अपने साथ ही रख लेता है। जिसके बाद मू वान से कहता है अब सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन इन सभी एल्डर का फादर अभी भी बाकी है जो सबसे आखिरी में मुझसे लड़ने के लिए आया था, और वो खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल बता रहा था ना। देखता हूँ आज वो मेरे सामने टिक भी पाता है या फिर नहीं। जिसके बाद वो वहां से ग्रेट एल्डर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तब वांग को अपने पीछे देखकर वो जो एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो खुद में कह रहा होता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वांग ने इतनी जल्दी सारे के सारे लोगों की यहाँ पर जान ले ली। मुझे तो ढंग से ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इसकी कल्टीवेशन लेवल है क्या ये नेटसन सो लेवल पर है या फिर एलेक्सा फॉर्मेशन पीरियड में पहुंच चुका है। इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। लेकिन कुछ भी हो, मुझे इतना समझ में आ चुका है कि अगर आज मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये वांग जरूर मेरी जान ले लेगा। जिसके बाद वो भागते हुए फाइटिंग इविल सेट के पास आ जाता है, जहाँ पर उसे दो सीनियर दिखाई देते हैं। वो उन दोनों से कहता है कैसे भी करके मुझे बचा लो, मेरे पीछे एक आदमी पड़ा है जो मुझे मारना चाहता है। अगर तुमने उस आदमी को वहां से आगे बढ़ने से रोक लिया और उसका खेल यहीं पे खत्म कर दिया तो मेरे पास जितनी भी मेरी चीजें हैं वो सारी मैं तुम्हें दे दूंगा। अपनी सारी प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम लिखवाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम उस वांग को यहाँ पर खत्म कर देना। और इतना कहने के बाद वो वहां से भाग निकलता है। ये देखकर तो वो दोनों सीनियर भी हैरान थे कि आखिर इस ग्रेट एल्डर को क्या हो गया, ये तो किसी से नहीं डरता था ना, तो आखिर यहाँ पर अब ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है जिससे डरकर इसकी ऐसी हालत खराब हो चुकी है। तब उसके बाद वांग पूरे जोश के साथ आ रहा होता है, जिसके पीछे इतनी सारी सोल वाली ट्रॉफी देखकर तो वो दोनों सीनियर भी हक्का बक्का रह चुके थे कि अरे ये सारी सोल तो उन लोगों की है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर और एल्डर माने जाते हैं। इस वांग ने तो बस चुटकियों के अंदर उन सभी एल्डर को खत्म कर दिया, तो हमारी कौन सी औकात है वांग के सामने खड़े होने की। मुझे नहीं लगता कि हम वांग से यहाँ पर फाइट कर पाएंगे, इसलिए हमें हमारी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। हम वांग से फाइट करके अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। और जैसे वांग वहाँ पर पहुँचता है वो दोनों सीनियर वांग को ही वहाँ पर ग्रीट करना शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं आप जिस इंसान का पीछा कर रहे हैं वो इस तरफ गया है, आप उसके पीछे जा सकते हैं। इसलिए वांग मू वान के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो ग्रेट एल्डर आगे बढ़ रहा होता है तो उसे अपने पीछे वांग दिखाई देता है। ये देखकर तो वो समझ चुका था कि उन दोनों सीनियर ने वांग को खुद ही आगे बढ़ने कह दिया, इसलिए तो वो इतनी आसानी के साथ यहाँ पर आ चुका है। वो सीनियर तो किसी काम के नहीं निकले। तब जैसे उसे समझ में आता है कि अब वो यहाँ से नहीं बच सकता, तो इसलिए वो वहां पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर निकाल देता है, जिसके अंदर वो अपना सोल ब्लड डाल देता है ताकि वो एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तभी वांग अपनी रेड लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को भी वहां पर मार डालता है, लेकिन मरने से पहले उस एल्डर ने एग्जीक्यूशन ऑर्डर को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से अब वांग बिल्कुल 100 दिनों के लिए एक वांटेड बन जाएगा जिसे पूरी दुनिया मारने की कोशिश करेगी। मू वान जो होती है वांग को उस एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बारे में बताना शुरू करती है कि ये ऑर्डर एक कल्टीवेटर का सबसे खास ऑर्डर होता है और ये ऑर्डर सिर्फ सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस ऑर्डर को एक्टिवेट कर सकता है, और किसी के ऊपर भी ऑर्डर एक्टिवेट किया गया तो उसे 100 दिन तक के जिंदा रहना होगा। अगर वो 100 दिन तक जिंदा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 100 दिन के अंदर वो मर गया तो जो भी उसकी जान लेगा उसकी सारी की सारी पावर उस इंसान के अंदर चली जाएगी। साथ ही जिसके ऊपर ये ऑर्डर इशू किया गया है वो भी अगर किसी दूसरे पावरफुल एल्डर की जान ले ले तो
उसकी पावर उसके अंदर आ जाएगी। यानी कि अब वांग चाहे कितना भी पावरफुल उसके सामने कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, अगर वो उसकी जान ले ले तो उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन पावर को अपने पास ले सकता है। और वैसे ही वांग को कोई मार डाले तो उसकी कल्टीवेशन पावर उस इंसान के पास चली जाएगी। इसलिए पूरी की पूरी दुनिया अब वांग के पीछे पड़ सकती है ताकि उसे मारकर उसका कल्टीवेशन पावर सभी छीन सके। लेकिन मू वान वांग को ये बता रही होती है कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं रहा है जो 100 दिनों तक सरवाइव कर सका है, जिसके ऊपर भी इस एग्जीक्यूशन ऑर्डर को इश्यू किया गया है। आज तक उसने 100 दिन तक के सरवाइव ही नहीं कर पाया और 100 दिनों के अंदर ही किसी दूसरे इंसान ने उसकी जान लेकर उसकी सारी कल्टीवेशन पावर छीन ली। लेकिन वांग को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो उस एल्डर की भी सोल को अपने शोपीस के साथ लगा लेता है, जिसके बाद वो वहां से उन दोनों सीनियर के पास आता है और उनसे कहता है तुम तो इविल सेट से हो ना, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे इविल सेट का जो लीडर है उसकी कल्टीवेशन पावर कितनी है? मैं उसे मार डालना चाहता हूँ ताकि मैं उसकी कल्टीवेशन पावर छीन सकूं। तब ये सुनकर वो दोनों सीनियर वांग से कहते हैं हमारा जो लीडर है उसकी पावर नेट्स एंड सोल लेवल के पीक लेवल पर है और थोड़ी देर बाद वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर लेंगे। ये सुनकर वांग खुश हो जाता है कि अब तो मुझे कैसे भी करके इस इविल सेट के लीडर को मारना होगा ताकि मैं नेट्स एंड सोल लेवल की पीक लेवल वाली पावर को हासिल कर सकूं, जिसके बाद मैं बाकी लोगों से अपना मुकाबला कर पाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों सीनियर वांग को अपने सेट के एल्डर के पास ले जाने के लिए लगते हैं। लेकिन जैसे वांग को सारे लोग देखते हैं वो सभी घबरा चुके थे कि आखिर वांग तो पीछे इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर की सोल को शोपीस की तरह ले जा रहा है ताकि ये दिखा सके सभी को कि कोई भी हिम्मत ना करे वांग से फाइट करने की, वरना वो सभी की ऐसी ही हालत करेगा। लेकिन तब उनमें से जो कुछ बदमाश लोग होते हैं वो कहते हैं हमें यहाँ पर अपने एल्डर को बुलाना चाहिए ताकि वो यहाँ पर आकर इस वांग की जान ले ले, जिसके बाद उनके पास इसकी भी कल्टीवेशन पावर आ जाएगी। ये सारी चीजें देखकर वांग थोड़ा परेशान हो रहा होता है कि उस एल्डर ने तो मेरे ऊपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर इश्यू कर दिया, जिस वजह से अब सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन चुकी है। इसलिए मुझे कैसे भी करके नेट्स एंड सोल लेवल वाली पीक लेवल की पावर को हासिल करना पड़ेगा, वरना तो कोई भी आकर मेरी जान ले सकता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वहां पर उन बदमाश लोगों का लीडर आ चुका था जो कि यहाँ पर वांग से फाइट करने के लिए आया होता है। वहीं वो जो दोनों सीनियर होते हैं वो भी ये सोच रहे थे कि क्या हमें सच में वांग को अपने हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए जहाँ पर हमारे लीडर रहते हैं। अगर वहां तक ले जाने के बाद वांग हमें नहीं मारेगा तो वहां के लीडर हमारी जान ले लेंगे, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि वांग वहां तक पहुंच ही ना सके। तो वहीं उन बदमाश लोगों का जो लीडर होता है वो वांग से कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर को इश्यू कर दिया गया है, लेकिन तुम इस बात की टेंशन मत लो कि मैं तुम्हारी यहाँ पर जान लेने के लिए आया हूँ। मैं तब तक तुम्हारी जान नहीं लूंगा जब तक कि तुम मेरा कहना मानते रहोगे। ये सुनकर वांग उससे कहता है भाड़ में जाओ, तुम हो कौन और मैं तुम्हारा कहना आखिर मानू क्यों? जो सुनकर तो उस लीडर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वांग से कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहां पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां पर एक बहुत ही बड़ी कैंची जैसी चीज को ले आता है ताकि उसकी मदद से वो वांग के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन जैसे वो वांग के ऊपर अटैक करने वाला होता है वांग एक ही झटके के अंदर उसकी कैंची को वहां पर तोड़ देता है। ये देखकर वो लीडर वहां पर अपना फॉर्मेशन बनाता है, लेकिन वांग ने तो बस एक ही अटैक करते हुए उसके फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया था। ये देखकर जो वो लीडर होता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका था कि वांग ने इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ दिया जिसे कोई नेट्स एंड सोल लेवल वाला कल्टीवेटर काफी मुश्किलों से भी नहीं तोड़ सकता है। इसलिए मैं समझ चुका हूँ कि मैं इस वांग का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो वांग के सामने झुककर उसे ग्रीट करना शुरू कर देता है और वांग से कहता है सीनियर आप मुझे माफ कर दो, मैं आपसे फाइट नहीं कर सकता। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।